कर रहा हूँ। पहला लेक्चर जो हमने दिया था वो एनर्जी स्टोरेज ने कैपेसिटर का दिया था और एनर्जी स्टोरेज ने कैपेसिटर शायद हो सकता है, मैं स्टडी किया, लेकिन बहरहाल उसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कैपेसिटर में अमूमन जो है वो दो कनेक्टिंग प्लेट्स होती हैं, बैटरी से कनेक्टेड होता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रिकल वो स्टोर होती है कैपेसिटर में। पूरे फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सपोज करना पड़ेगा डायग्राम जो कि नेक्स्ट उसमें मौजूद है, उसको चेक करते हैं ज़रा सा। और ये देखिए डायग्राम में, पहली जो डायग्राम है इसमें ये दिखाया गया है कि ये अच्छा नेट प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि आवाज़ ना आ रही है, लेकिन मैं रिकॉर्ड हो रही है तो आपको ऑटोमेटिकली पूरी जूम मीटिंग मिल जाएगी। तो पहली जो डायग्राम है उसमें एक बैटरी दिखाई गई है जो कि केमिकल एनर्जी इसके साथ मौजूद है, और ये स्विच है और ये दो प्लेट्स हैं। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो केमिकल एनर्जी जो वो यहाँ से यहाँ जाती है, उसके चार्ज फ्लो करता है, और चार्ज फ्लो करने के नतीजे में दोनों प्लेट्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्टोर होते हैं, और स्टोरेज के नतीजे में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो जो बैटरी का पोटेंशियल होता है वो डेल वी का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दरमियान में आती है उसे हमने ई कहा। नेक्स्ट में हम सपोज करते हैं कि चार्ज क्यू जो है वो स्टोर हुआ है कैपेसिटर में किसी वक्त पे, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर ऑफ द कैपेसिटर जो है वो, उसको हम दे सकते हैं बाय बेसिक डेफिनेशन डेल वी इक्वल टू क्यू ओवर सी। वर्क जो रिगार्ड होता है अमूमन उसके लिए होता है कि फोर्स अप्लाई करें और उसके नतीजे में ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई हो रही है उसके नतीजे में डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जा रहा है। टोटल वर्क डन जो होगा इसमें बराबर होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू डेल वी डी क्यू, और ये आपके पास डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा कि डेल वी बराबर है क्यू अपन सी के, तो ये आपको बता जाएगी। इसको हम बनाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, और टोटल वर्क डन जो रिक्वायर्ड होगा उसकी लिमिट्स लगाएंगे क्यू इजिकल टू जीरो से लेकर क्यू इजिकल टू कैपिटल क्यू तक, और जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं तो आपको जो होता है 1/2 क्यू स्क्वायर ओवर सी। और यहाँ पर जो है हम यहाँ पर क्यू ज़बरदस्ती जो है स्क्वायर करेंगे डेल वी, जो हमें मालूम है कि बराबर होता है डेल वी के, क्यू डेल वी के, और क्यू डेल वी का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी आपकी हाफ सी वी स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्यू अलग करके ए क्यू अपॉन सी को डेल वी बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास उसमें हमने सपोज किया है इसको फर्दर कि सबसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटी की हमने एग्जांपल कंसीडर की है, और एग्जांपल कंसीडर करने के बाद हमने यहाँ पर जो है कैपेसिटेंस की वैल्यू रखी है जो कि बराबर होता है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो जब हम यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वहाँ पर जब हम ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी रखते हैं और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम ई डी से रिप्लेस करते हैं, तो आपके पास ये जाती है एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि वॉल्यूम बराबर है ए डी के। तो यू ई को हम कन्वर्ट करते हैं स्मॉल यू ई में, और पूरे कैपिटल यू ई को ए डी से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ज़रा शॉर्ट में मैंने जल्दी किया है, ये किताब में बहुत अच्छी तरह हुआ हो सकता है मैंने आपको बताया हुआ भी हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डायलैक्ट्रिक का, कि कैपेसिटर अमूमन जो है, ये बहुत पुरानी बात हो गई कि कैपेसिटर जो है वो विदाउट डायलैक्ट्रिक। अब जो तमाम कैपेसिटर आते हैं उनके अंदर दरमियान में डायलैक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट की जाती है, और वो पेपर भी हो सकता है वैक्यूम भी, लेकिन इट हैज़ टू बी इंसुलेटर। इंसुलेटर की प्लेट जब इंसर्ट की जाती है तो कुछ रिमार्केबल चेंजेस इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस और इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होते हैं,
और उसको हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि डेल वी नॉट जो है, यानी जब हमने कोई इंसुलेटर की स्लेब, डायरेक्टर की स्लेब इंसर्ट नहीं के बराबर होता है क्यू नॉट ओवर सी नॉट के। और जब हम जो है इसको फर्दर जो है पोटेंशियल, जब डायरेक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट करते हैं तो ये जो डेल वी नॉट इसको डिवाइड करते हैं हम के से। ये फैक्टर के की वैल्यू हमेशा जो होती है वो 1 से ज़्यादा होती है। द अमाउंट ऑफ चार्ज है वो क्यू नॉट होता है, या तो हम लिख सकते हैं कि सी बराबर है क्यू नॉट ओवर डेल वी के, जबकि डेल वी जो बराबर है डेल वी नॉट ओवर के बराबर है, तो के यहाँ पर आ जाता है। उसका मतलब ये कि इसका मतलब ये है कि डेल, जब हम डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो क्योंकि के की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है तो ओरिजिनल जो उसकी कैपेसिटेंस थी उससे बढ़ जाती है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी जो इक्वेशन हो जाएगी के एप्सिलॉन नॉट ओवर डी के। इन द प्रेजेंस, अब जो इफेक्ट्स हैं वो हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ द डायलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो होती है वो इंक्रीज होती है। जो ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है जिस पर हम डायलेक्ट्रिक को कंसीडर कर सकते हैं वो इंक्रीज होता है। इसको समझिएगा ज़रा सा। ये होता ही है कि जब हम ऑपरेटिंग वोल्टेज बढ़ाते हैं तो फील्ड बहुत स्ट्रांग रहती है दरमियान में प्लेट्स के। अगर प्लेट्स काफ़ी बड़ी हैं तो वो बैंड हो सकती हैं। तो होता क्या है कि हम ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा नहीं सकते। तो जैसे हम गिलास स्लेब या कोई भी इंसुलेटर की स्लेब इंसर्ट करते हैं तो पहले तो मैकेनिकल सपोर्ट आ जाती है दोनों प्लेट्स के दरमियान, और इसके अलावा ये भी है कि हम ऑपरेटिंग वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग वोल्टेज की भी लिमिट होती है जिसे हम डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो लिमिटेशन क्या है कि ऑपरेटिंग वोल्टेज बढ़ तो जाता है लेकिन एक खास हद से ज़्यादा बढ़ नहीं सकता, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो दरमियान में जो इंसुलेटर है उनके दरमियान इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होता है, वो आयन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आयन में कन्वर्ट होने की वजह से जो है मटेरियल जो है वो आपका पूरा का पूरा कैपेसिटर बर्न हो जाएगा। दूसरी वैल्यू है डायलेक्ट्रिक, इसे हम डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। ठीक है। अब एटॉमिक डिस्क्रिप्शन क्या है नॉर्मल कंडीशन में, कि अगर किसी किस्म की मैंने कोई फील्ड अप्लाई नहीं की है तो उसके नतीजे में होता क्या है कि जो आपके डायपोल्स हैं, पोलर, अगर पोलर मटेरियल है तो वो रैंडम मोशन में हर जगह मौजूद है, उनकी फील्ड जो एवरेज फील्ड होती है वो जीरो होती है। जैसी एक्सटर्नल फील्ड सेकंड डायग्राम में देखिए, एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट अप्लाई करते हैं तो तमाम के तमाम जो पोल्स हैं, पोलर मटेरियल्स हैं, एटम्स हैं, वो अलाइन हो जाते हैं। अलाइन होने के बाद जैसे कि सारे माइनस एक तरफ सारे प्लस एक तरफ, डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड। और इस अलाइनमेंट की वजह से एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जिसकी वैल्यू हमेशा अप्लाइड फील्ड से काफ़ी कम होती है, लेकिन होती ज़रूर है। और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारे के सारे जो इफेक्ट्स हैं वो जनरेट होते हैं। ये एटॉमिक ओवरव्यू था, इसको आपने बताना भी होगा। और जब का असाइनमेंट था वो था इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा मैं आपको दे चुका हूँ पहले। तो पहले असाइनमेंट को छोड़ दें, डिस्क्रिप्शन ऑफ एटॉमिक व्यू इलेक्ट्रिक को इसको डिटेल में बुक से की चीज़ें देख के बताइए। ये हमारे पास था पहला। अच्छा, मैं जो हूँ आपको अब आपको अलाउ कर रहा हूँ कि आप माइक ओपन कर सकते हैं, तो कोई बात करनी है तो कर लीजिए। जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी सर। जी फरमाइए। सर आपने असाइनमेंट में लिखा हुआ है कि 5 पॉइंट्स, तो वो 5 पॉइंट्स मतलब अभी फ़िलहाल जो है, क्योंकि फ़िलहाल हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि हम कहाँ तक कितने असाइनमेंट ले सकते हैं, तो इनिशियली जो है मैंने 5 नंबर दे दिए हैं कि 5 में से कुछ नंबर दे दूंगा। अगर परसेंटेज वाइज होगा बढ़ाना पड़ेगा, तो अगर 5 में से आपके 2 आए तो वो 10 में से 4 हो जाएंगे, 20 में से 8 और हो सर जाएंगे। ये असाइनमेंट की डिस्क्रिप्शन कितनी होनी चाहिए? आप जितना समझती हैं समझाने के लिए काफ़ी, उतनी लिख ओके दीजिए। ओके सर, मैं समझी कि 5 पॉइंट्स लिखने हैं असाइनमेंट के बारे में, राइट? नहीं नहीं, 5 नंबर सही का। है सही है। ओके। और सर ये कितना लेंथी होना चाहिए, कितने पेजेस का मैंने कहा तकरीबन, ना कि क्या जितना क्या लिखना है, समझाने के क्या लिए काफ़ी हो। डिस्क्रिप्शन है? ऑब्वियसली किताब ना लिख दें इसको, 1-2 पेज ही लिखें। डायग्राम ओके जितनी सर, ज़्यादा उतना अच्छा है, मुझे डायग्राम थैंक यू। ज़्यादा पसंद है, बजाय कि आप बहुत ज़्यादा लिख दें उस पर कुछ। यस सर। ओके सर। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं? नेक्स्ट स्लाइड पे कोई और कोई बात करनी है? बहुत तेज जा सर रहा हूँ। आपने मुझे अभी तक मेल नहीं भेजी। क्या नाम है आपका? उर्वी हाशमी।
सर अभी तक आपने मुझे मेल नहीं भेजे। आपने ईमेल एड्रेस सेंड किया था मुझे? सर यस, मैंने सीआर को बोला था कि मैंने सीआर को सेंड किया था और उसने आपको किया भी था, पर आपने अभी तक नहीं भेजी। स्पैम में चेक करें बेटा, जितने सीआर में गए थे वो तो मैंने सेंड कर दिए हैं। स्पैम में चेक कर लें एक दफ़ा, अगर नहीं है तो मैं दोबारा आज एक दफ़ा फिर मैं ट्राई कर देता हूँ। ठीक है। यस सर, आप प्लीज ट्राई कर लें। ठीक, चले मैं। यस सर, ठीक है। चलें 1 मिनट रुकिएगा, एक साहब को जो है वो मीटिंग आईडी पासवर्ड चाहिए, तो मैं ज़रा कोशिश करता हूँ। अच्छा। चले मैं 1 मिनट, एक ज़रा समझिए, 1 मिनट दीजिएगा। मैं क्या, किसी के पास आईडी पासवर्ड आ रहा है भाई? ये मैं ज़रा उनको आईडी पासवर्ड भेज दूँ, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो आपके मसले हैं ना, ये इसकी वजह से क्लास लेट हो जाती है। जी हाँ, ये तो चलें, किसी ने भेज ही दिया, थैंक यू वेरी मच, जो भी है भाई, ये सेव माई डे। चलें, अब हम नेक्स्ट उस पर जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो जल्दी जल्दी से दूसरी वाली पे, एक छोटी स्लाइड है बेसिकली ये। चलें, आपको सबको स्क्रीन नज़र आ रही है भाई? यस सर। चलें, चलें इसको बाद फिर जो है हम कहाँ चले गए? अच्छा, ये जो नेक्स्ट इसकी स्लाइड्स हैं, ये जो हैं आप देखिएगा, जो चार्ट पर नज़र आ रहा है आपको, ये चंद जो हैं आपके पास चीज़ों की एक्चुअल वैल्यू दी हुई है। ये देखिए, इसमें एयर की वैल्यू दी हुई है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू 1.0059 होती है, बैकलाइट की दी है 4.9, फ्यूज कॉर्ड्स की दी हुई 3.78। अच्छा, इन वैल्यूज़ के उसमें बताइए कि बहुत ज़्यादा वैल्यूज है तो काम चल जाएगा। देखिए, बराबर में डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी दी हुई है, तो इन दोनों का ट्रेड ऑफ होता है कि डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी अच्छी होनी चाहिए। इस तरह से बुनियाद करके फिर हम किसी भी डायलेक्ट्रिक मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपकी, अब क्या है कि आपका कुछ न्यूमेरिकल्स है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आपको साबित मतलब कुछ मालूम करने की कोशिश करनी है आपको। इसका प्लेट एरिया ए है, डी है, और आपको अनचार्ज मेटालिक स्लैब ऑफ थिकनेस ए जो आपने इंसर्ट किया बिल्कुल दरमियान में, आपको मालूम करनी है कि इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी।
तो नेक्स्ट पे देखिए कि डायग्राम को जिस तरह से, तो मैं ये पहले ये इसको स्टडी कर लेते हैं। तो हमने जो है ये आपके दो प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और दरमियान में विड्थ ए की एक हमने स्लैब इंसर्ट किए इंसुलेटर, और उसकी जो विड्थ ए, तो जो फासला है इधर से लेके इधर तक वो d-a/2 है, यहाँ से लेके आता है d-a/2 है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम गौर करें तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा कि इंडक्शन की वजह से यहाँ पर इट एक्ट्स लाइक टू अदर प्लेट्स, और इस तरह से कुछ पॉजिटिव साइन या नेगेटिव यहाँ पर बन जाएगी। तो इस तरह से लगेगा ऐसा कि बजाय ये एक सिंगल कैपेसिटर के दो कैपेसिटर हैं जो कि आपस में पैरेलल कनेक्टेड है, इस तरह से ये सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट इसमें फिर हम आगे जाते देखें। डेटा क्या है आपके पास, सेपरेशन जो है दोनों स्लैब के दरमियान वो डी है, विड्थ ऑफ द स्लैब क्या है वो ए है। अगर हम क्लियरली चेक करें पिक्चर को तो उसमें नज़र क्लियर आ रहा है इसमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक कम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर है। एक ही कैपेसिटर को हमने C1 कह दिया, एक कैपेसिटर को C2 कह दिया। दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो C1 वो d-a/2 है। ठीक है, तो ये पैरेलल कैपेसिटेंस होगी, पैरेलल कैपेसिटेंस में जो है बढ़ जाती है कैपेसिटेंस। तो एक जो है कैपेसिटेंस बराबर है आपकी ε0a ओवर डी होता है, डी बराबर यहाँ पर d-a/2 है, दूसरे का भी यही है। इस तरह जब हम सॉल्व करेंगे तो आखिर में जाकर उस कैपेसिटेंस आएगी, वो एक्चुअली क्या आएगी ε0a और इंटू d-a। ये आपका एक डेरिवेशन थी, सॉल्व हुई। दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। दो कैपेसिटर से पैरेलल प्लेट एक सिंगल कैपेसिटर लिया, उनके दरमियान हमने एक स्लैब इंसर्ट किया इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर की स्लैब इंसर्ट करने की वजह से क्या हुआ, इंडक्शन की वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंसुलेटिंग स्लैब पर आ गया, जिसकी वजह से ये अभी सिंगल पैरेलल कैपेसिटर की तरह एक्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये दो पैरेलल कंबाइन कैपेसिटर्स की तरह ऐड करने लगा है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या करते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करने के नतीजे में हमें विड्थ ऑफ स्लैब हमारा मौजूद है, डी मौजूद है। तो कैपेसिटर के पास C1 है, एक की जो विड्थ है वो d-a/2, दूसरे की विड्थ भी d-a/2 है। और जब हम दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं तो d की जगह d-a/2 रखें, इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास कैपेसिटर आ जाती है ε0a d-a। तो आप गौर कीजिए कि इंसुलेटिंग स्लैब इंसर्ट करने की वजह से d की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि a माइनस ही हो, और डिनोमिनेटर में कोई चीज़ की वैल्यू अगर कम होती तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस तरह से कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटर की बढ़ गई जब आपने उसमें इंसुलेटिंग स्लैब इंसर्ट किए। बात समझ में आ गई सबके? सबकी बात समझ में आ गई? तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलें। तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो मैंने ये दिया है कि 12 वोल्ट बैटरी है, कनेक्टेड है कैपेसिटर से, और उसके नतीजे में 54 माइक्रो कूलम का चार्ज है वो स्टोर होता है कैपेसिटर पे। हाउ मच एनर्जी स्टोर मालूम करनी है आपको, जबकि एक 3 मिली फेराड का कैपेसिटर है वो 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट है। हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हैड द कैपेसिटर बीन कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, हाउ मच एनर्जी वुड हैव बीन स्टोर्ड। अगर हम बैटरी का डिस्कनेक्ट करें तो फिर उसके नतीजे में क्या, दो सवाल है ये, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, ये आपको स्लाइड्स मौजूद हैं, इसकी देख लीजिएगा। दूसरा जो है आपका कि आपको मालूम करनी है कैपेसिटेंस और मैक्सिमम परसेंट डिफरेंस दैट कैन बी अप्लाइड टू अ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की वैल्यू आपको चार्ट में दी हुई है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को दिया हुआ है जो कि प्लेट एरिया की है 1.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लेट सेपरेशन जो है वो 0.040 मीटर। अच्छा, ये दरमियान में ये पूरा टेफ्लॉन पैक्ड है, ठीक है ना, तो पूरी पूरी विड्थ यहाँ मौजूद है। तो आपको सिर्फ के जरिए जो है के की टेफ्लॉन की वजह से के निकालना, उसके जरिए कैपेसिटेंस और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो हो सकता है, डेल वी नॉट नहीं निकालना है, डेल वी निकालना है। तो दोनों के फार्मूला आपको दिए हुए हैं, अगर नहीं है तो आप उसमें देख लीजिएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक वाले में मैंने पूरा बताया कि ये चीज़ हुई है। समझ में आ गया सबके? न्यूमेरिकल समझ में आ गया क्या पूछा गया है? मैं
मैं दोबारा से बता दूं अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है। देखिए ये तो आपका एक डेरिवेशन थी, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है जो मैंने दिया। पहला न्यूमेरिकल आपका ये ऊपर वाला है, जिसमें क्या किया है कि 12 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट किया गया है, और जिसके नतीजे में 54 माइक्रोकूलम की जो है वो 54 माइक्रोकूलम का चार्ज है वो ईच प्लेट पे स्टोर हो रहा है। हाउ मच एनर्जी स्टोर, तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। वोल्टेज मौजूद है, आपके पास चार्ज मौजूद है, ठीक है। तो आप जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो आप इसके ज़रिए जो है वो कैपेसिटर वो निकाल लीजिए एनर्जी स्टोर। एनर्जी स्टोर बराबर है आपका हाफ सी वी स्क्वायर के। सी की वैल्यू मालूम करने की कोशिश करें आपको, और क्यू इजिकल टू सी वी से आप सी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये मालूम होगा। दूसरी केस में आपको कैपेसिटेंस दी हुई है और 12 वोल्ट बैटरी से वो कनेक्टेड है। दूसरा सवाल है ये, इसमें आपको पहले ही मालूम करना है कि हाउ मच एनर्जी स्टोर। तो कैपेसिटेंस भी दी हुई है, बैटरी भी दी हुई है, तो फौरन निकल आएगा। दूसरा सवाल है वो ये कि अगर कैपेसिटर को 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए तो उस सूरत में उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ये मालूम करना है कितना चेंज आएगा। तो ये आपका एक सवाल, दो सवाल होगा। दूसरा सवाल जो है उसमें इन्होंने क्या किया है कि ये है डाइलेक्ट्रिक का सवाल, और बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। पहले आपको कैपेसिटेंस मालूम करनी है, फिर आपको मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। दोनों चीज़ें जो है वो आपको नहीं मालूम। पहले कैपेसिटेंस मालूम करनी है जब आपने टेफ्लॉन से फिल्ड किया हुआ है, प्लेट एरिया दिया हुआ है आपको, सेपरेशन दी हुई है, कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन ओवर डी से निकाल सकते हैं। लेकिन वो जो कैपेसिटेंस निकालेंगे एप्सिलॉन ओवर डी से, उसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है। डाइलेक्ट्रिक के की वैल्यू निकालिए टेफ्लॉन की, और जब उससे डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी फार्मूले में देखिएगा तो नई कैपेसिटेंस निकल आएगी। इन द सेम वे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आप निकाल सकते हैं। आपको क्यू भी निकाल सकते हैं सी, तो वोल्टेज निकालने, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो भी निकालने। दोनों फार्मूले गिवन है। तो ये एक सवाल था जो आपको मैंने असाइनमेंट के तौर पर भी दिया हुआ है। तो ये आपकी नेक्स्ट स्लाइड हो गई। अच्छा, अब हम जो है मैं दोबारा आपको माइक ओपन करने की इजाज़त दे रहा हूँ। तो कोशिश कीजिए कि कोई सवाल है तो पूछ दो, हम आखिरी स्लाइड पर जाएंगे, टाइम हमारे पास काफ़ी शॉर्ट है। जी किसी कुछ पूछना है? आपने आपको अब लोग अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज़। आपने जो डेरिवेशन अभी बताई है उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो सम करके नहीं आती। आप मेरे ख्याल में इसको रेजिस्टेंस से मिला रही हैं। रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप गौर करें तो कनेक्शन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है सीरीज है? ये सर पैरेलल पैरेलल है, गौर कीजिए, गौर कीजिएगा ज़रा। नहीं सीरीज है। तो मेरे ख्याल में वर्डिंग से कंसेप्शन होगा। सॉरी उसमें चेंज कर लीजिएगा। श्योर। अच्छा क्या ये भी देखिएगा, इस ये बेसिकली सैंपल प्रॉब्लम है। अगर आप इस ग्लास स्लेब को स्विच कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, तो भी ओवरऑल कैपेसिटेंस में फर्क नहीं आता है, ये भी याद रखिएगा। मैंने तो आपको बहुत आसान वाला करा है जैसे दरमियान में दिया बिल्कुल ना, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ, ऊपर वाली प्लेट के करीब कर दूँ या नीचे वाली प्लेट के करीब कर दूँ, डिस्प्लेस कर दूँ, उसके नतीजे में भी जो ओवरऑल कैपेसिटेंस है वो चेंज नहीं होती। और ये सोल्यूशन दिया हुआ है आपकी बुक में, लेकिन आपके लिए हैवी अलग से मैंने करवाया नहीं, क्योंकि जूम मीटिंग बहुत मुश्किल होता है ये सब कुछ करना। मैं भी बहुत तेज चल रहा हूँ, मैंने पूरा न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कराया बाकी लोगों को। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें जी। मिली कॉलम है तो वो 10-3, अगर एम लिखा हुआ है तो मिली कॉलम है, माइक्रो के लिए सिंबल अलग होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आखिरी है, करंट रेजिस्टेंस दूंगा। हमारे पास टाइम कम है, 10 मिनट रह गए, तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। करंट रेजिस्टेंस एंड ओम। ठीक है जी, ये यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी है, चंद मिस है जो मुझे बतानी है आपको, जो लोगों ने स्टूडेंट गलती करते हैं। द रेट ऑफ फ्लो जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज करंट, इतना मालूम है। अगर आप सिर्फ फ्लो ऑफ चार्ज कहेंगे तो गलत हो जाएगा, आपको टाइम नीचे देना पड़ेगा।
दूसरी बात, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल करंट होता है। कन्वेंशनल जो करंट है वो डेरिवेशन के तो सही है, लेकिन एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्लो करते हैं। अच्छा, करंट जो है वो ऑलवेज फ्लो व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो दो पॉइंट इनके दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए करंट फ्लो कराने के लिए। अच्छा, और हमेशा करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, जो कि कन्वेंशनल करंट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। 1 वोल्टेज जो बराबर होता है 1 जूल ऑफ वर्क डन। इसके सिंपल किया कि 1 कूलम ऑफ चार्ज जो हो जाए तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये फॉर्मूला इसका। तो जो रेजिस्टेंस है वो हिंड्रेंस और अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज रेजिस्टेंस। It is a property of the material. Based on the property, we classified material into conductor, almost no resistance, emitter, intermediate resistance, and insulator, very high resistance. इसका यूनिट जो है वो ओम होता है। इसको सिंबलाइज हम इस सिंबल से करते हैं जो कि नजर आ रहा है आपको, ठीक है। जो असल चीज़ है जो मुझे बतानी थी वो ओम्स लॉ। जब भी किसी ओम्स लॉ के बारे में पूछा जाता है तो वो आपको सिर्फ इक्वेशन दे देता है कि V इज इक्वल टू IR, जबकि ये जवाब नहीं है। ओम्स ने कभी भी एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की जो मटेरियल स्टडी कर रहा है। और ओम्स ने ये कहा था कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि अच्छे कंडक्टर्स होते हैं और उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है और उस सब्सटेंस में से कितना करंट गुजर रहा है। तो जुमला इसका इस तरह, द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एंड द अमाउंट ऑफ करंट पास आउट। ये एक्चुअल स्टेटमेंट है ओम्स लॉ की। V इक्वल टू I इसका नतीजा है, स्टेटमेंट नहीं है। तो एवरी मटेरियल, और ये भी याद रखिए कि हर मटेरियल ओम्स लॉ ओबे नहीं करता। सेमीकंडक्टर डायोड ओम्स लॉ ओबे नहीं करती। कैपेसिटर अगर आर्क सर्किट में लगा हुआ तो ओम्स लॉ ओबे नहीं करता, ठीक है। जब भी जो भी सब्सटेंस ओम्स लॉ ओबे करेगा उसकी जो लाइन बनती है वो स्ट्रेट लाइन बनती है। ये इसके नतीजे में ये आपका इक्वेशन निकल के जरूर आता है रिजल्ट, लेकिन एक्चुअली ये स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि यानी अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, यानी ये जरा सा मसला होगा। अगर ये आपका, आप इस इधर करंट ले लें, इधर वोल्टेज ले लें, तो उसके नतीजे में जो आपका जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर बनेगा। और इट शोज दैट कि आपका जो मटेरियल है वो जो है वो ओमिक है और वो ओम्स लॉ ओबे करता है। हर मटेरियल ओम्स लॉ ओबे नहीं करता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इस पे जाते हैं। टाइम हमारा 5 मिनट रह गया है। ये आपकी करंट डेंसिटी की डेफिनेशन है। करंट डेंसिटी जो है वो बराबर होती है अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट सरफेस एरिया। इसका जो डिनोट करते हैं जे से, ये वेक्टर है, जे इक्वल टू I ओवर ए। और जो करंट है बराबर एक्चुअली कहते हैं इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये आखिर में दिया हुआ है। अच्छा, हम जो है आगे इन नॉर्मल कंडीशन इनसाइड अ कंडक्टर्स, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो तमाम के तमाम जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन करना चाह रहा हूँ मैं, तो ये एक्सप्लेन होना बहुत ज़रूरी है। तो जब नॉर्मल कंडीशन में जब हम किसी किस्म की कोई फील्ड अप्लाई नहीं होती तो तमाम के तमाम पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं, तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है इन ऑल डायरेक्शन वो जीरो होती है। लेकिन जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन अपनी मूवमेंट के दौरान जब तक कोलिजन्स के दो कोलिजन के दरमियान वो अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ ज़्यादा खींचते हैं या उससे दूर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एक रिजल्टेंट वेलोसिटी बनती है जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये उस तरह से, मिसाल के तौर पर आपके तमाम दोस्तों में एक दोस्त ज़रूर ऐसा होता होगा जिसने कभी कुछ नहीं खिलाया पिलाया आपको, हमेशा दोस्तों में जाएगा और बोलेगा कि भाई चाय पिलाओ। गलती एक दिन अगर आप सब लोग प्लान बना लें कि भाई एक दफ़ा जो है उसके साथ सारा का सारा जो बिल जो उसके साथ जाना है, उसको सबने बुलाया प्लान करके, और जब आपके पास आ गया तो आपने कहा भाई चाय तुमने पिलानी है। अब जब वो सब कैंटीन की तरफ लेके जा रहे होंगे तो आप देखिएगा कि उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो होगी, नॉर्मल कंडीशन से कम होगी। ये जो ड्रिफ्टिंग है इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरह कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा ही होता है। जब फील्ड अप्लाई जाती है तो फील्ड के नतीजे में वो अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ या उससे दूर ड्रिफ्ट करता है और इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अगर मैं बोर्ड में था या क्लास में था तो बहुत अच्छी तरह समझा पाता है इस एग्जाम्पल को। बहरहाल ये डायग्राम देख लीजिए, नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है और जब आपने फील्ड अप्लाई की तो कोशिश होगी इसकी इस तरफ जाए। और ये जो फील्ड अप्लाई होती है ये दो कोलिजन के दरमियान होती है, दरमियान कोलिजन जैसी वो सब का सब खत्म हो जाता है हिसाब किताब। अच्छा, हम जो है डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। अगर लेंथ जो है वो L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है
टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कैपिटल N है, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर AL हम कह लें, तो आपके पास ये, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है N को डिवाइड कर दें AL से, टोटल चार्ज जो क्या हुआ, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको E के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें, और हम करंट डेंसिटी मालूम करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो करंट है बराबर होगा Q ओवर डेल T के, Q बराबर है NE के, डेल T अपनी जगह, डेल T जो है हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म्स में लिखते थे, क्योंकि हर वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी नीचे लेते हैं तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट इसको हम इसके पुट करते हैं और आखिर में जाके हमारे पास जो इक्वेशन आती है J इक्वल टू माइनस EN VD, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। ये जो और स्मॉल n है ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। एक तरीका तो ये हो गया आपका करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डेरिवेशन ये होगी, where negative sign shows that the direction of the current density is conventional, means opposite to the direction of the flow of electrons. Electrons आपको मालूम है नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, जबकि हम सपोज करते हैं कि जो करंट डेंसिटी है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। दूसरा था आपका, इसे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहते हैं। हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस जो है, अगर हम वायर की लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, इसलिए हम कहते हैं ना 744 का तार लगाएं, एक्चुअली क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है जब हम AC लगाते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, लेंथ ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इन दोनों कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आता है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम शो करते हैं रेजिस्टिविटी से, और रेजिस्टिविटी यहाँ होते हैं। अब हम मालूम करते हैं रेजिस्टिविटी है क्या, तो अगर मैं यूनिट लेंथ ले लूँ और यूनिट सरफेस एरिया ले लूँ, क्यूबिक ले लूँ, तो 1 क्यूबिक मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी कहलाती है, ठीक है। और इसका जो यूनिट है वो आता है ओम इंटू मीटर। Resistivity is an important property of the material. It does not depend upon size. मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर प्रोवाइडेड हो कांस्टेंट, उस सूरत में रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, लेकिन मटेरियल का साइज बढ़ाने से रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। तो रेजिस्टिविटी जो है वो ज़्यादा बेसिक टर्मिनोलॉजी है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। अच्छा, टाइम कम रहेगी, 1-2 मिनट रह गए। ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स में ये नेक्स्ट क्लास के लिए रख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको माइक अनम्यूट करने की इजाज़त दे रहा हूँ, तो जल्दी से जो कुछ पूछना है मुझसे पूछ लें और हम आगे बढ़ते हैं। फिर अभी क्लास ऑफ करते हैं, 1 मिनट रह गया जी, जल्दी बोलिए। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो आपने डायग्राम समझाई है उसमें पॉजिटिव चार्जेस क्यों हैं? पॉजिटिव चार्जेस में कोर एटम्स होते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन जब फ्री इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल आता है तो हम एक होता है कोर एटम्स जिसमें न्यूक्लियस शामिल होता है, और जब Yes, उसमें से sir. फ्री इलेक्ट्रॉन निकला तो उसको हम पॉजिटिव चार्ज की तरफ, उसका चार्ज +1 होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की तरफ बाहर फिर रहा होता है, ओके। ठीक है। और कोई सवाल? 1 मिनट भी नहीं रह गया, बस खत्म होने वाला टाइम। जी कोई सवाल है? मैं क्लास एंड कर दूं। आज की पहली क्लास ही हमारी 3, लेकिन लेक्चर सारे के सारे अपलोडेड है। मैं अगले लेक्चर भी दे दूंगा। मुझे DC सर्किट्स करवाना है जो कि नेक्स्ट वीक में सारे के सारे हो जाएंगे। उसके न्यूमेरिकल भी मैं लाइव कराऊंगा एक दफ़ा, ठीक है। तो क्लास में आप करूँ, रिकॉर्डिंग मैंने ऑफ कर दी।